Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपका जब भी व्यंजन संधि का नाम लेगा तो व्यंजन संधि का मतलब होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है व्यंजन संधि। अब देखिए, अब लोग ये भी तो पूछ सकता है कि स्वर और व्यंजन के मिलने से व्यंजन संधि मिला, तो भैया यहाँ व्यंजन है, व्यंजन से व्यंजन संधि काहे नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर ये है कि मान लीजिए कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि अरे तुम बताओ अ में जैसे मान लीजिए अ में कोई व्यंजन मिला दे, जैसे मान लीजिए कि ब ही मिला दे, तो क्या होगा? तो व्यंजन का मतलब, स्वर का मतलब हुआ कि ऐसे समझिए, स्वर का मतलब हुआ कि अ आ से लेकर के आपका अंत तक, मतलब अह तक, ये पूरा व्यंजन स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और रेस्ट जो बचा आपका क्या हुआ? व्यंजन। तो आपसे पूछेगा कि जिस तरह इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5 होता है। लेकिन हम लोग जब हिंदी के अनुसार पढ़ते हैं तो उसमें 12 वोवेल होता है। कितना वोवेल होता है? 12। अब देखिए, हिंदी के अनुसार अगर हम वोवेल पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर इंग्लिश के अनुसार चले तो उसमें सिर्फ 5 ही वोवेल पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? उसमें 5 ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके अनुसार चले तो 12 वोवेल पढ़ते हैं, और 12 वोवेल में हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया यूनिक, अब बताइए यूनिक क्या है? वोवेल है या व्यंजन है? क्या लिखा है? यूनिक। अच्छा, इसका उच्चारण यू ये होता है, यू है ना, यू। और हम लोग पढ़ते हैं कि ए आई ई ओ यू होता है, यू। यहाँ यू है ना? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूनिक कहते हैं, तो एन यूनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन, मतलब एन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोवेल होता है वो अपने साथ एन का उच्चारण लेता है। अब देखिए, अब इसलिए एन का उच्चारण करते हैं, तो हिंदी में हम लोग अ का उच्चारण करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं? एन का उच्चारण करते हैं। पहले समझिए एन का उच्चारण क्यों करते हैं, समझिए। अगर कोई भी चीज है तो उसको हम लोग देखिए डेफिनिट के साथ हम लोग ऐसे समझिए, डेफिनिट एक आदमी है, ठीक है? एक आदमी है आपका, ठीक है, जो आया दरवाजे पर खड़ा है और क्या कर रहा है? गेट खोलिए। दरवाजे पर खड़ा है, बोला गेट खोलिए। तो बताइए, अगर हम नहीं जानते हैं उसको तो क्या बोलेंगे? कौन है बोलेंगे ना, है ना? क्या बोलेंगे? कौन है। अगर बोलेंगे कौन है तो वो क्या है? बताइए, डेफिनिट है या इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट है। नहीं जानते? जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो इंडेफिनिट का पता लगाने के लिए हम लोग ए और ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए और ए एन का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज डेफिनिट हो तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे अब इसका उदाहरण देते हैं। जैसे बोलता है कि रामायण एक रामायण रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। क्या बोले? रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं, हिंदी में तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाएगा द रामायण इज अ हॉलीडे बुक, कहते हैं ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि द जो लगा है तो इस रामायण को हम लोग जानते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई कह दे कि बाइबल, मतलब बाइबल को भी जानता है, मतलब ऐसा कोई बुक बोल दे कि जो लोग नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक बोल दे, अनटोल्ड स्टोरी कह दे, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द बुक, मतलब कोई ऐसा बुक है जिसमें अनटोल्ड स्टोरी है, तो उसको हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे आपका डगलस स्टुअर्ट का बुक है अनटोल्ड स्टोरी, उसके पीछे हम लोग अनटोल्ड लिखे हैं तो एन लिखेंगे, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द बुक, समझे? क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं।
हाँ, हमको नाम पता था डगलस स्टुअर्ट, उसका बुक है, तो हम द लगा सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता वो नहीं लगाएगा, है ना। जो उसके बारे में जानता है वो उसको लगा सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता है नहीं लगाएगा। तो हिंदी इंग्लिश कुछ अलग नहीं है, सब हिंदी से ही निकल के आया। देखिए अभी हिंदी से इसको पकड़े ना, ऐसे में पढ़ लिया आप आर्टिकल, बस आर्टिकल में इतने हैं, इससे बाहर नहीं आर्टिकल। तो क्या बोला कि स्वर और व्यंजन मिलेगा तो वो क्या बनाएगा आपका व्यंजन संधि। उसी में कुछ नियम है, जैसे कि आपको बोल दे ऐसे, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, म में ऐसे लिखा है, इसका मतलब आधा क, आधा म, आधा स, आधा र। अगर कह दे आपको लिखने के लिए, लिखो इसका दिगंबर का, किसका दिगंबर का, दिगंबर, दिगंबर, इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, तो उसमें स्वर भी आना चाहिए और व्यंजन भी आना चाहिए। तो देखिए अगर हम कह दे दिक, क्या कह दे दिक, आधा क हुआ और प्लस उसमें लिख दें हम लोग अंबर, क्या लिख दें अंबर, तो ये बन जाता है आपका दिगंबर। तो दिक, अब देखिए अब ये भी तो कोई पूछ सकता है, भैया है गो, आप लिखे हैं क, है ना। तो ये याद रखिएगा कि अगर अ के साथ आधा क मिल, मतलब अ के साथ आधा क मिल जाए तो वो क्या बन जाता है गो, समझे, क्या बनता है गो। ये सब याद रखिएगा। जैसे हम सुना देते हैं, जैसे लिखा है यदि क च ट प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो, या य र ल व का कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। उसी वर्ग का आया हुआ तीसरा व्यंजन, मतलब समझिए अ आया, अ के बाद क्या आता है ए ऐ आता है। जब ए ऐ आता है तो उसका तीसरा वर्ग कौन है क है, तो क का तीसरा वर्ड आ जाएगा, क्या होता है क ख ग। देखिए तीसरा वर्ड कौन आया ग आया, बात समझे, इसकी समझ में नहीं आया होगा। ई बोलता है कि अगर हम आ से शुरू करते तो आ के बाद कौन आता है ए के बाद कौन आता है क ख। अब कोई कहता है कि अगर ये सब वर्ड आए तो उस वर्ड का तीसरा वर्ड का मतलब क्या हुआ, पहला हुआ आपका अ, दूसरा हुआ ए, तीसरा हुआ क ख। बोलता है उस वर्ण का तीसरा शब्द आएगा, तो तीसरा शब्द में क्या आता है क ख ग आता है, तो तीसरा शब्द में क्या है ग। बात समझे कि नहीं। तो इसके लिए याद रखना होगा कि कौन कौन सा वर्ड आना चाहिए, मतलब ऐसा वर्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपका च आ जाए, य आ जाए, ट आ जाए, त आ जाए, ठीक है, त आ जाए, ठीक है। तो इसके स्थान पर तो क्या बोलते हैं, इसके स्थान पर आपका तीसरे वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, तीसरे वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, ठीक है। ये बात याद रखना, तीसरा वर्ण आता है, इसलिए आपका यहाँ गो आ गया, ठीक है। तो लोग क्या लिखता है दिकंबर नहीं लिखते, दिगंबर लिखते हैं, क्यों, समझे बात को, ये होता है। उसी में अब दूसरा चलते हैं, दूसरा आता है आपका, ये सब तो समझ गए। जैसे आपको बोलेगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताओ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताओ। अब देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, गो है तो क्या आएगा को आएगा, क्या आएगा को आएगा। अब पढ़े ना हम लोग, नहीं पढ़े हैं, हाँ क्या पढ़े हैं, को आएगा।
लेकिन समझिए इसमें जो ये आता है मतलब रिपीटेशन वाला वर्ड, तो उसमें इस गो और मतलब गो और तो मिलकर के हो जाता, मतलब क्या बोलते हैं, गो और नो मिलकर के हो जाता है तो इसको लिखते हैं जगत। क्या लिखते हैं? जगत, आधा वाला जगत। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए इसमें कौन सा? नाथ। ये हो जाएगा जगन्नाथ। तो फिर वही बात कि बोलता है तीसरा वर्ड का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ड का तीसरा वर्ण, तो ई भी आपका जो है ये जगत तो है, तो ये तीसरा वर्ड का तीसरा वर्ण आया, उसमें ये मिला तो ई बन गया जगन्नाथ। मतलब ये सब कोई भी आए उसमें याद रखना है कि उसका तीसरा वर्ण आता है, और तीसरा वर्ण का इसके तीसरे स्थान पर तीसरे वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, इसलिए समझे। उसके बाद तीसरा वर्ण आ गया, उसके बाद आपसे पूछेगा अहंकार का बताओ। किसका बताओ? अहंकार, अहंकार का बताओ। इसको बोलते हैं अहंग, क्या बोलते हैं? अंग, या इसको देखिए अंशवार का संस्कृत में मतलब क्या होता है? म। क्या होता है? होता है ना, पढ़े ना। तो इसको लिखते हैं अहम। क्या लिखते हैं? अहम, और जोड़ का हो गया अहंकार। तो इसको पढ़, अहंकार को अगर संधि विषय में पढ़े तो बोलते हैं अहंकार, और म उतना उच्चारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि म जो होता है वो अनुस्वार में होता है। जैसे हम लोग बोले मया, मयाधी, मया, मयाधी, मयाधी, मयाधी। लेकिन मयाधी में म में अ का भी उच्चारण है। म आ रहा, मया आ रहा, धी अ, ई आ रहा, ई आ रहा, धी। तो इसमें हम लोग वर्ण के उच्चारण के अनुसार चलते हैं। वर्ण का उच्चारण करने का मतलब हुआ कि इसमें एक न एक स्वर आना चाहिए, उसके साथ व्यंजन होगा। समझे? तो ये सब मिल करके बनेगा। समझे? समझ दिक्कत है ना? समझ गए ना? तो इस टाइप का आपको संधि विच्छेद देगा कि मतलब कि तीसरे वर्ण का तीसरा शब्द जोड़ने पर क्या होगा। और ऐसे भी आ सकता है कि मतलब कि क्वेश्चन पूछा है ऐसे कि अगर मान लीजिए किसी तीसरे वर्ण का अक्षर ट है, क्या है? ट है, उसमें क जोड़ने पर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? ग आएगा। और फिर बोला है कि अगर कोई चीज पुनरावृत्ति वाला है, पुनरावृत्ति मतलब ये हो गया, समझे, हलंत वाला है। अब देखिए यहाँ अगर हमको लिखना रहता तो हम ऐसे लिख सकते थे ना, लिख सकते थे कि नहीं? लिख सकते थे, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नहीं लिखते हैं तो मतलब जैसा रूल चला है वैसा लिखते हैं, आधा आधा करके लिखते हैं। आधा आधा तो वैसे भी हो गया, है ना। तो हम लोग वैसे भी इसको लिख लेते हैं। लिखिए जल्दी। विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब क्या होता है? बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ते? ए ऐ ओ औ अंग अ, विसर्ग पढ़े थे। तो हम लोग विसर्ग किसको पढ़े? उसका यूज है किस में पढ़ते? अंग अ को पढ़े थे। तो उसमें क्या बोलते हैं? अंग अह पढ़ते हैं, बोलते हैं ना। और देखिए अच्छा पढ़े हैं, ओना से पढ़े हैं, री सरा पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं सिर्फ। अच्छा हाँ वो पढ़े हैं, ओना मासी ने पढ़े हैं। मास्टर बोलता था ओना मासी ढंग, तो हम लोग बोलते थे गुरुजी चितंग। तो ओना मासी ढंग का मतलब होता है ओना मासी ढंग, नौ सीधा, ये सब हम लोग पढ़े हैं अपने जमाने में। तो ये सब पढ़ाया जाता था, उसी में बड़ा यूज है विसर्ग का। समझे क्या होता है? देखिए चालू कर दीजिए। चालू है, चालू है? तो विसर्ग ऐसे में तो विसर्ग संधि में क्या होता है? अगर स्वर और व्यंजन मिले, क्या मिले? व्यंजन मिले,
तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है क्या बनता है? विकार। जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अब विकार कौन सा होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, अगर च लिखे हम, छ लिखे हम, ठीक है, और च छ सौ लिखे हम, ठीक है, तो इसके मतलब च छ सौ, इसके स्थान पर आपका ये सौ आ जाता है। समझे? ई हुआ विकार उत्पन्न होना, मतलब उसका आधा। जैसे लिखते हैं ना हम लोग चश्मा, चश्मा कैसे लिखते हैं बताइए? ऐसे लिखते हैं चश्मा। इसका मतलब ये कब आया होगा? ये तब आया होगा जब इन सब में से कोई वर्ड आया होगा, तब ना उसका इसका आकार हट जाएगा तो सिर्फ 100 बचेगा, आधा 100, है ना, तब चश्मा बना होगा। समझे वर्ड? तब चश्मा बना होगा। उसी तरह से दूसरा भी है। दूसरा क्या है आपका? जैसे जैसे ट आएगा, ठ आएगा और सौ आएगा, तो इसके स्थान पर मतलब इसके स्थान पर मतलब क्या? इसका विकार बन रहा है। ये क्या बन रहा है? विकार। विकार। तो विकार उत्पन्न होकर के क्या बन रहा है आपका? सौ। कौन सा? ये वाला सौ। कौन सा सौ? ये वाला सौ। समझे? उसी तरह से तो आएगा, थ आएगा, ठीक है, और आपका सौ आएगा। क्या आएगा? सौ आएगा। इसके स्थान पर विकार बन के क्या आएगा? इसके स्थान पर विकार बन के ये वाला सौ आएगा। समझे? इसमें अगर संधि विच्छेद का बात करें, अगर आपसे पूछा निश्चय, क्या पूछा? निश्चय। ऐसे लिखते हैं निश्चय, बोलते हैं ना। अब निश्चय का संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या कीजिएगा? वो लिखा है विसर्ग, तो क्या लिखिएगा? वो आपको लिखना पड़ेगा नि। क्या लिखना पड़ेगा? नि और प्लस चय। क्या लिखना पड़ेगा? चय। अब ये भी तो होना चाहिए, ये वाला शब्द कहाँ गया, है ना? ये वाला शब्द कहाँ गया? इसका मतलब होता है कि विकार जब उत्पन्न होगा तो ये लिखा है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का मतलब विकार उत्पन्न करना, मतलब कुछ अलग करना। तो देखिए निसर्ग, निसर्ग में आधा सौ को हम लोग भूल जाते हैं, तो निसर्ग में हम लोग आधा सौ भूल जाएंगे, तो इस सौ के जगह पर आपका विसर्ग आएगा। कौन आएगा? विसर्ग। और उसमें बाद वाला शब्द लगा रहता है चय, ई होता है निश्चय। अब पूछेगा आपसे पूछेगा निश्चल क्या होता है? निश्चल, निश्चल, है ना, निश्चल। अब देखिए ये सब क्या बोलते हैं? निश्चल नहीं बोलता था वो, रामायण सब में ये सब वर्ड का खूब यूज होता है। तुमने मेरे साथ छल किया, है ना। तो क्या होता है? नी जोड़ छल, निश्चल। ठीक है, बात समझे? उसके बाद आपसे होगा निष्ठित, निष्ठिब, निष्ठिब, निष्ठिब। अगर निष्ठिब बोल रहा तो इसमें क्या बनाएगा? देखिए नी तो लगेगा ही, इसमें नो डॉट, नी लगेगा। उसके बाद क्या लिखा है? ठिब। इसको उठा के इधर पटक लीजिए, ऐसे ठिब लिख देंगे, क्योंकि आधा पहले से है। सब लगेगा, हाँ सब लगेगा। इस ये सब है क्या? इसमें दीर्घी का आ गया ना, तो अगर मान लीजिए अगर 100 का हटा दीजिएगा, ठिब हो गया, है ना। इसमें आधा वर्ड अगर लिखेंगे हम लोग तो मतलब अब मतलब क्या बोलते हैं, शब्द ही नहीं बनेगा, क्योंकि निष्ठिब, हाँ शब्द ही नहीं बनेगा। अब ठिब पढ़िएगा, ठिब मतलब क्या, है ना। तो मतलब कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो अपने साथ अपना उच्चारण लेके जाता है, लेकिन ये सब लेके नहीं जाता है। उसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए, निश्चार, निस्सार। निस्सार का संधि विच्छेद बोले तो क्या लिखिएगा? इसमें फिर वही हो जाएगा, नी जोड़ सार, है ना। अब इसार का मतलब वो सार नहीं, इसार अलग है। सार का मतलब संग्रह भी होता है, समझे ना। सार का मतलब संग्रह भी होता है। ठीक है, लिखिए
ये सब सारा इसमें यही बात ध्यान रखना है, इकार आ जाए, उकार आ जाए और इसके बाद आने वाला अक्षर क हो, ख हो, प हो और फ हो तो विकार क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो देखिए इसके बाद आने वाला शब्द क है, इसके बाद आने वाला शब्द फ है, इसके बाद क है, प है, समझे बात को। तो ये अगर आएगा तो उसमें विसर्ग लग करके बाद वाला शब्द जुट जाता है, क्योंकि वो तो आधा है, इसके बदले में ही विसर्ग आया सितारा, मतलब इसका विकार चेंज होता है किसमें, आकार, मतलब क्या बोलते हैं विसर्ग में, किसमें, विसर्ग में, समझे। और तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी विसर्ग के पहले अ आया है, क्या आया है, मतलब विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले पहले अ हो, क्या हो, अ हो, अ हो, और बाद में वर्ड आना चाहिए आपका क, ख, प और प, क, ख, प और प। तो अगर बात समझे क्या बोले, अगर अ आया हो पहले तो बाद वाला अक्षर जैसे का तैसे रहता है, तो बाद वाला अक्षर कैसे करता है, जैसे का तैसे, मतलब इसको बोलिए वैसे ही रहता है, जैसे को तैसे का बोलिए, वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। बात समझे। एग्जाम्पल, अगर आपसे बोल दिया, अगर आपको बोल दिया निष्कपट, निष्कपट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निकपट, अभी पढ़े ना, नि प्लस क, कपट, इसका होता है, मतलब क्या समझे, अ आना चाहिए। अब देखिए नौ में अगर नी बोलते हैं तो इसमें ई आता है ना, लेकिन क बोलते हैं तो अ आता है ना, तो क बोले हैं तो अ, मतलब निष्कपट, क बोले तो अ आ रहा, तो मतलब क्या बोला, ये बोला है कि पहले वाले विसर्ग में अगर अ आता हो तो बाद में क, ख, प और फ वही रह जाता है। क देखिए क रह गया, नहीं रह गया, दूसरा मैंने स्पष्ट कर दिया आपका। उसी तरह से तीसरा में नहीं, निष्कपट तो ऊपर वाला नहीं दिया, उसका तो नहीं भी होगा, सही बात है। और अगर इसका और एग्जांपल देखें, अगर लिखा हुआ है प्रातः, क्या लिखा है, प्रातः और काल लिखा है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, प्रातः काल, प्रातः काल। उसी तरह से आपसे लिखा है प्रातः काल, तो बोलते हैं विसर्ग तो लिखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका पय पान, इसको बोलते हैं पय प्लस पान। आपसे पूछ देगा, मतलब ये दे देगा और बोलेगा ये किस विसर्ग संधि का भाग है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब जिसमें अ आता हो और ये सब शब्द आता हो तो सेम का सेम रह जाता है, मतलब वैसे ही रह जाता है, बदलता नहीं है, समझे। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी शब्द में ई आया और उ आया, क्या आया, ई और उ आया, तो इसके बाद आने वाला विसर्ग हो जाता है र, क्या होता है, र होता है। जैसे आपसे बोल दे नीरस, क्या बोल दे, नीरस, देखिए नी, ई आया, ई आया, ई आया और उसमें अब देखिए नी, ई, और इसके बाद आने वाला शब्द क्या बन जाता है, र, क्या बन जाता है, र, ऐसे कहिए। इसके बाद आने वाला शब्द क्या बनता है, र, तो मतलब अगर इसका संधि विच्छेद लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नी और जोड़ रस। क्यों हुआ, क्योंकि नी देखिए ई और र मिलकर के क्या हो गया, उ बन जाता है, क्या बन जाता है, उ। मतलब अगर ऐसे कहिए
कि ई और ऊ मिले तो र बन जाता है, ई और ऊ मिले तो र। तो यहाँ तो सिर्फ हमको ई दिख रहा है, ई भी दिखे चाहे आपका ओ भी दिखे, मतलब ई ऊ दोनों देखे तब हमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, समझे ना। ई ऊ कोनो देखे तो उसमें क्या मिलेगा, र मिलेगा। तो इसलिए नीरस का संधि विच्छेद होता है नी जोड़ रस, समझे। उसी तरह से आपका नीरव, नीरव भी होता है नीरव, इसको क्या लिखिएगा, नी जोड़ रव, समझे ना। मतलब इसमें क्या आ रहा है, ये द्विगई आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब द्विगई और ऊ के आने पर ये होता है, समझे। लिखिए इसमें तो देखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा कि कोई भी विसर्ग हो उससे पहले क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये प्रातः है और विसर्ग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना। और यहाँ अगर क बोले तो क में अ है ना, तो क्या बोला, बोला है विसर्ग के पहले अ हो तो क्या हो, तो अ हो तो बाद में क ख प वैसे ही रहता है, मतलब जैसे है वैसे ही है, समझे। और ये एक्स्ट्रा मतलब लास्ट था कि मतलब नीरस, नीरस में ई आ रहा है और ओ आए तो र होता है, इसलिए नी जोड़ रस, और नीरव में क्या लिखे, नी जोड़ रव। बस इतना ही, इसमें इतना ही है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, 1 2 3 और पढ़ा लेंगे उसमें, ठीक है। जब एक तरफ से मतलब संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, वो सब मतलब कि प्रैक्टिस बुक से, उसमें देखिएगा बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसमें जितना भी आएगा। जैसे और है, जैसे आपसे पूछेगा मनोरथ का संधि विच्छेद बताओ, मनोरथ, अब इसमें ओ आ गया है ना, इसमें होता है मन जोड़ रथ, क्या होता है, मनः, मन, मनः जोड़ रथ, इसका होता है मनोरथ। अब ये भी सीखना है कि अगर किसी में विसर्ग आएगा और उसमें आपका औकार आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो इस दोनों मिलने के बाद इसका ये हो जाता है, मतलब विसर्ग हो जाता है, मतलब औकार और अ मिलने से, देखिए औकार और प्लस अ, और र में अ है, इसके मिलने से आपका ये हो जाता है मनोरथ, इसलिए ऐसे संधि विच्छेद होगा, समझे। इस हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे वाला देख लेंगे, चलिए लिख लीजिए सब।